नमस्कार साथियों, एमकेएच के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के लिए जो हमारा पेपर है जेंडर विद्यालय एवं समाज, तो उसकी फर्स्ट यूनिट जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसकी फर्स्ट यूनिट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट के सबसे पहले अति लघुत्रात्मक प्रश्न करते हैं, क्योंकि आप कम से कम अति लघुत्रात्मक प्रश्न सभी यूनिट से पढ़ के जाइए। 3 यूनिट जो है उसके लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ कर जाइए और 1 यूनिट के निबधात्मक प्रश्न पढ़ कर के जाइए। ये स्ट्रेटेजी रहती है हमारी। तो चलिए फिर सबसे पहले अति लघुत्रात्मक प्रश्न नंबर फर्स्ट जो है, पहला प्रश्न, जेंडर लिंग का अर्थ बताइए। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं कि जेंडर मुख्यतः किसी भी समाज का सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संगठन है। तो महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संगठन है, बस इतना ही याद रखना है आपने, ठीक है। मानव का जन्म 2 रूपों में होता है, स्त्री एवं पुरुष। इन्हें प्रारंभिक अवस्था में बालक एवं बालिका, लड़का या लड़की कहा जाता है। बालक एवं बालिका की शारीरिक संरचना में विभेद पाया जाता है। धीरे धीरे दोनों की रुचियों, अभिवृत्तियों, क्रियाकलापों में भी विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। व्याकरणों द्वारा, व्याकरण जो होती है हिंदी इंग्लिश, ठीक है, तो व्याकरणों द्वारा लिंग को यह कहकर परिभाषित किया जाता है कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है, कि पहले तो लड़का और लड़की होते हैं, उनमें शारीरिक संरचनात्मक विभेद होते हैं, बाद में दोनों की रुचियों, अभिवृत्तियों और क्रियाकलापों में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है पुरुष लिंग जो है, पुरुष लिंग की विशेषताएं बताइए। तो पुरुष लिंग की विशेषताएं आप इस तरह से बताएंगे कि पुरुष में अमूर्त सोच की क्षमता होती है, यानी वो जो चीज़ नहीं दिख रही सामने उसके बारे में भी सोच सकते हैं। ये किसी भी कार्य के प्रति अधिकांश सक्रिय होते हैं। पुरुषों में महत्वाकांक्षा की भावना होती है। इनमें सशक्त प्यार निहित होता है, यानी ये सशक्त रूप से प्यार करते हैं। भक्ति की भावना इनके अंदर होती है। चिंतन एवं साहस जैसे गुण होते हैं। ये स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। पराधीनता इन्हें पसंद नहीं होती है। तो पुरुषों के देखो पुरुषों के जो भी गुण होते हैं आप बता सकते हो भी, अक्सर जो देखने को मिलते हैं कि अमूर्त सोच होती है। हालांकि आजकल तो महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पुरुषों में अमूर्त सोच है, किसी भी कार्य के प्रति अधिकांश रूप से ये सक्रिय होते हैं। महत्वाकांक्षा होती है पुरुषों में कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। सशक्त प्रेम करते हैं। भक्ति की भावना, चिंतन और साहस, ठीक है, मतलब सोच समझ के और साहसी कार्य करते हैं। उसके बाद है स्त्रीलिंग की विशेषताएं। तो स्त्रीलिंग की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं कि महिलाओं की प्रमुख विशेषता ये है कि वे अधिकांश घर पर ही रहती हैं। इनमें भाईचारे की भावना, सहयोग की भावना अधिक होती है। परिवार में रहकर बच्चों की देखभाल करते हैं और पालन पोषण की विशेषताएं निहित होती हैं, यानी ये विशेषताएं होती हैं। उनमें प्रेम, ममता होती है। इनमें समय के साथ अपने आप को परिस्थिति के अनुसार डालने की क्षमता होती है। परिश्रमी होती है और शिष्टाचार के गुण होते हैं। इनमें सहनशीलता होती है और ग्रहणशीलता जैसी विशेषताएं महिलाओं के अंदर पाई जाती हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10-12 क्वेश्चन है हमारे, अति लघुत्रात्मक ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए, नारीवाद आंदोलन किन पहलुओं और मुद्दों पर आधारित है। भी नारीवाद का अर्थ क्या है, नारीवाद का आंदोलन जो किया गया वो किस लिए किया गया। तो इसके जो मुद्दे हैं वो इस पर आधारित है कि महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अवसर। देखो पहले तो कह दिया प्रत्येक क्षेत्र में, फिर क्षेत्र भी बताए कौन कौन से, जैसे दूसरे पॉइंट में कहा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में, तीसरे पॉइंट में कहा संपत्ति और मताधिकार के मामले में। तो पहले तो आपने प्रत्येक क्षेत्र लिख देना है, उसके बाद शिक्षा और रोजगार, फिर संपत्ति और मताधिकार। उसके बाद आपको ये लिखना है भी घरेलू हिंसा और यौन शोषण के विरुद्ध मातृत्व अवकाश मिलता है ना, मैटरनिटी लीव जो कहते हैं, मतलब जब प्रेग्नेंट होती है महिला तब उसको अवकाश मिलता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद है राजनीतिक व कानूनी समान अधिकार, ठीक है, यानी राजनीतिक और कानूनी समान रूप से उनको माना जाना चाहिए कानून के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, जेंडर और सेक्स 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। जेंडर और सेक्स में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो जेंडर जो होता है ना वो तो होती है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से, ठीक है, और विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जो है वो सेक्स के आधार पर पुरुषों और महिलाओं में विभेद करते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं कि ये क्या कुछ है। तो देखिए, सामाजिक वैज्ञानिकों एवं विशिष्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा लिंग भेद संबंधी जैविक मतभेदों को स्पष्ट करने के लिए 2 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसे जेंडर एवं सेक्स कहते हैं। तो सामाजिक वैज्ञानिकों ने क्या किया, जेंडर, और विशिष्ट मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, ये किया
सेक्स। ठीक है, ये दोनों शब्द स्त्री एवं पुरुष के बीच मतभेदों को परिभाषित करने के लिए है। यानी ये दोनों ही शब्द क्या बताते हैं हमें, स्त्री और पुरुषों का अलग अलग होना ही तो बताते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग अर्थ में जाना जाता है। लेकिन जेंडर और सेक्स ये जो दोनों वर्ड हैं, इन दोनों में अंतर है, उनका अर्थ अलग अलग है। इन दोनों शब्दों के बीच निम्नलिखित आधारों पर अंतर परिलक्षित किया जाता है। सबसे पहले अर्थ के आधार पर जेंडर मनुष्य की व्यवहारिक भावनाओं एवं मनोभावों को प्रदर्शित करता है कि पुरुष क्या सोचता है, महिला क्या सोचती है, उनके व्यवहार कैसे हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं, उनके मूल्य कैसे हैं, उनकी कल्पना शक्ति कैसी है, ठीक है, उनकी सोच कैसी है। इस आधार पर जेंडर जो है विभेद करता है। लेकिन सेक्स जो है एक जैविक और शारीरिक विशेषता को प्रकट करता है जो महिलाएं पुरुषों को अलग अलग संदर्भित करता है। ठीक है, कैसे, किस आधार पर, जैविक और शारीरिक विशेषता के आधार पर, उनकी जो शारीरिक संरचना में विभिन्नता है उसके आधार पर करता है, और ये व्यवहारिक भावनाओं, कल्पनाओं, मूल्यों, इनके आधार पर करता है। ठीक है, सोच, व्यवहार, इनके आधार पर। चलिए अगला है वर्ग, कि किस किस वर्ग में बांटता है। तो लिंग के अंतर्गत पुरुष लिंग और स्त्री लिंग, इसके अतिरिक्त अन्य वर्ग भी होते हैं। लेकिन सेक्स के अंतर्गत नर और मादा वर्ग आते हैं। ठीक है, चलिए अगला है निर्धारण, कि इनका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, जो जेंडर है इसका निर्धारण लिंग की पहचान एवं ग्रहणशीलता का निर्धारण सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों से निर्धारित होता है। कैसे होता है? सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों से। लेकिन इसकी पहचान, सेक्स की पहचान शारीरिक हार्मोन, जननांग, चेहरे के बाल, शरीर की संरचना, या आप आवाज़ भी बोल सकते हो, जैविक विवरण द्वारा निर्धारित होता है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक सी चीज़ें होंगी। ठीक है, यानी ये मनोवैज्ञानिकों ने, जैविक मनोवैज्ञानिकों ने यूज़ किया, और ये सामाजिक रूप से जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यूज़ किया। चलिए अगला छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है। छठा प्रश्न कहता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषता बताइए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जहाँ पर पिता के आसपास ही पूरा समाज घूमता है। तो इसके अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट्स में आंसर लिखना है आपको। ठीक है, पॉइंट्स में जितना अच्छा आंसर लिखेंगे उतना ही अच्छे नंबर मिलेंगे। पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है। सबसे पहले तो एक सामाजिक प्रणाली है, समाज को चलाने वाली है। यह एक पारिवारिक प्रणाली है जिसमें पुरुष की भूमिकाएं स्त्रियों की भूमिकाओं से ऊपर होती हैं। अभी परिवार के अंदर पुरुष जो है महिलाओं से ऊपर होते हैं। ऐसी प्रणाली पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म इत्यादि में पुरुष का ही वर्चस्व रहता है। पितृसत्तात्मक में पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहता है और परिवार की समस्त क्रियाएं उसी के चारों ओर घूमती है ना। हमारे भी होता है, पापा के आसपास ही या दादाजी के आसपास ही सारा परिवार घूमता है ना, जो वो चाहते हैं वही होता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। जो भी निर्णय लेने हैं वो भी पुरुष ही लेते हैं। ठीक है, तो ये था छठा प्रश्न। उसके बाद है सातवां प्रश्न, लैंगिक पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह, तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से हमने कोई धारणा बना ली वो। तो देखिए लैंगिक पूर्वाग्रह से अभिप्राय, बालक और बालिका में व्याप्त लैंगिक असमानता है भी, उनके अंदर लिंग के आधार पर असमानता। बालक बालिकाओं में लिंग के आधार पर भेद किया जाता है, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में, पालन पोषण में बालकों से कम रखा जाता है, यानी निम्न स्थिति में रखा जाता है। समाज में उनकी वैल्यू नहीं होगी, शिक्षा उनको नहीं दी जाएगी, पालन पोषण उनका इतने अच्छे तरीके से नहीं होगा, जिससे वे पिछड़ जाती हैं। यही लैंगिक पूर्वाग्रह, क्योंकि बालक बालिकाओं में यह विभेद उनकी लिंग के आधार पर होता है, यानी लिंग को लेकर किया जाता है। अब है रूढ़िबद्धता के प्रकार बताइए। रूढ़िबद्धता होता है मतलब होता है कि समाजशास्त्र के अनुसार रूढ़िवादिता जो है दो प्रकार के सामाजिक मानदंड प्रस्तुत करती है। तो रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि पहले से हमने कोई धारणा बना ली है, उसके कारण को बिना जाने बस हम उसको फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होती है सकारात्मक और नकारात्मक। तो यहाँ पर हम सोच बैठते हैं कि सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव चीज़ें और नकारात्मक का मतलब नेगेटिव चीज़ें, जैसे कि गलत काम। ठीक है, जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि पुराने समय में ये माना जाता था कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए, तो उसे हम नकारात्मक में रख देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक रूढ़िवादिता बिल्कुल एक अलग अर्थ में आए हैं। सकारात्मक का मतलब होता है ऐसी रूढ़िवादिता जो हमें कोई काम को करने के लिए तत्पर करती है। जैसे सकारात्मक रूढ़ियाँ ऐसी रूढ़ियाँ होती हैं जो व्यक्ति
से विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखती हैं, वो अपेक्षा रखती हैं कि हम उस व्यवहार को करें, ठीक है। उदाहरण के लिए जीवन में ईमानदारी रखो, तो वो चाहती है कि हम ईमानदारी रखें, माता पिता का आदर करो आदि सकारात्मक रूढ़ियाँ हैं। उसके बाद है नकारात्मक, निषेधात्मक, मतलब जिनको करने से रोका गया वो नकारात्मक हो जाएंगी। सकारात्मक रूढ़ियों के विपरीत निषेधात्मक रूढ़ियाँ वर्जना के रूप में कुछ विशिष्ट व्यवहार करने से रोकती है, जैसे चोरी नहीं करनी, वेश्यावृत्ति से दूर रहना, सट्टेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये नकारात्मक रूढ़िवादियाँ हैं। तो वैसे देखें तो ये नकारात्मक तो नहीं है, ये है तो सही चीज़, लेकिन यहाँ पर नकारात्मक का मतलब निषेधात्मक है, जो करने से रोकती हो, निषेध करती हो, ठीक है। उसके बाद है अक्षमता के प्रकार बताइए कि अक्षमता किस किस प्रकार की होती है, ये बताइए भाई। अक्षमता के प्रकार बताइए। तो देखिए अक्षमता कई प्रकार की होती है। सबसे पहले फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक अक्षमता। इस प्रकार के व्यक्तियों के शरीर में या शरीर का कोई अंग सही प्रकार से काम नहीं करता, जैसे हाथ, पैर, आँख, कान। यह सक्षमता जन्मजात भी हो सकती है और किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है वो है मेंटल डिसेबिलिटी, मानसिक असक्षमता। इस प्रकार की असक्षमता का पता बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर पता चलता है, ठीक है। और बुद्धि लब्धि IQ का फॉर्मूला क्या होता है हम सभी जानते हैं, शैक्षिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणा में 100। शैक्षिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणा में 100, ठीक है। चलिए उसके बाद है सामाजिक अक्षमता। परिवार में कोई कमी होने, गरीबी, शारीरिक अक्षमता, किसी भी वजह से कुछ बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। वह अन्य छात्रों से मेलजोल नहीं कर पाते, शिक्षकों से अपनी समस्या नहीं पूछ पाते और बच्चा सामाजिक रूप से समायोजन नहीं हो पाता और असंतोष का शिकार हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, अभी बच्चा सेटिस्फाई नहीं है, वो बच्चा सोशल नहीं है, दोस्त नहीं बना पा रहा है या दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा है, तो वो सामाजिक रूप से असक्षम माना जाएगा। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत क्या आता है, भी इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं जिसके कारण बच्चे पूरी तरह से सामान्य रूप से नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे ध्यान नहीं केंद्रित कर पाना, अक्षरों को न पढ़ पाना, जिसे डिसलेक्सिया भी कहते हैं ना। और हाइपर डिसऑर्डर का मतलब हम जानते हैं कि ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो होता है ADHD का मतलब आप जानते हो ना, आजकल के बच्चों में ये पाई जाती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि चंचल होते हैं आजकल के बच्चे, वो टिक करके बैठ नहीं सकते, तो उसे ADHD बोलते हैं, यानी अटेंशन डेफिसिट, यानी ध्यान का कम होना, ध्यान केंद्रित नहीं होना, हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, डिसऑर्डर, ये भी एक बीमारी होती है। अपनी बात को सही प्रकार से संप्रेषित नहीं कर पाना, जिसे ऑटिज्म कहते हैं, ठीक है। चलो जी, ये तो गई असक्षमता की बात। उसके बाद हम बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या संबंधी कानून कौन से हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या के अपराध की रोकथाम के लिए गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 तथा गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व तकनीक अधिनियम 1994, जिसमें गर्भ धारण करने से पहले और बाद में लिंग का चयन रोकने और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी यानी लिंग चयन पर रोक कानून 1994 में लागू किया गया, जिसे 2002 में संशोधन किया गया। यानी इसके अंदर क्या है कि एक तो है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, यानी इसके अंदर गर्भपात वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि अबॉर्शन वगैरह। तो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, यानी गर्भ समापन वाला तो 1971 वाला है, ये ध्यान रखना 1971, ठीक है। और दूसरा है कि गर्भाधारण से पूर्व प्रसव पूर्व तकनीक अधिनियम से क्या कराना, लिंग चयन कराना, ये 1994 का है। तो 1971 और 1994 ये दो आप याद रखेंगे, ठीक है। और 1994 का जो लिंग चयन वाला था कि आप डिसाइड कर सकते हो हमारे लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए, उसमें 2002 में संशोधन भी किया, ठीक है, यानी इन पर रोक लगाई गई है, ठीक है, बेसिकली। और उसके बाद 2002 में संशोधन किया गया कुछ। चलिए उसके बाद यहाँ पे लैंगिक असमानता क्या है। तो देखो, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक असमानता को सामाजिक असमानता का आधार मान लिया गया। जैविक असमानता का मतलब होता है भी उनकी शारीरिक संरचना के अंदर महिला और पुरुष की शारीरिक संरचना के अंदर जो अंतर आया उसे सामाजिक मान लिया हमने, ठीक है। जो जैविक असमानता थी उसे सामाजिक मान लिया, इसे ही लिंग असमानता कहते हैं। समानता के आधार पर महिलाओं को बहुत सारे सामाजिक
और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और ये धीरे धीरे हमारे मूल्यों में व्याप्त हो जाते हैं। समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है और उन्हें बहुत सारे बंधन आरोपित कर दिए जाते हैं उन पर, जो कि गलत है। इसी मान्यता के आधार पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें पुरुषों का स्थान उच्च और स्त्रियों का स्थान गौण माना जाता है, जो कि एकदम गलत है, जिसे कि हमें समाप्त करना चाहिए। तो ये हमने अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न कर लिए हैं। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न तो हमने सभी यूनिट्स के करने थे, तो फर्स्ट यूनिट के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब हम सेकंड यूनिट के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे, क्योंकि अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हम 5 यूनिट्स के पढ़ कर जाएंगे। 5 यूनिट्स के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, 3 यूनिट्स के लघुत्तरात्मक प्रश्न और एक कोई भी यूनिट के सारे निबंधात्मक प्रश्न आप पढ़ लीजिए। आपका काम बीएड में बहुत ही आसानी से चल जाता है। तो यूनिट फर्स्ट के अति लघुत्तरात्मक हमने पढ़ लिए हैं। अब 4 यूनिट और बची हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं।